डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पिछले टॉपिक गैस लॉज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा द गैस इक्वेशन। तो हमने गैस लॉज में सबसे पहले आपको याद होगा कि बॉयल्स लॉ को स्टडी कर लिया था, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था और उसमें आपको बताया गया था कि वॉल्यूम जो है किसी गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इससे ये फार्मूला भी आपने ड्राइव कर लिया था। और सेकंड नंबर पर आपने स्टडी किया था चार्ल्स लॉ, जिसमें आपको बताया गया था कि प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है और उसमें इस तरह का एक एक्सप्रेशन जो है आपने स्टडी किया था। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन वाला टेम्परेचर है उसकी टर्म में आपने स्टडी किया था कि प्रेशर जब कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम किसी गैस का टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस तरह का एक्सप्रेशन भी आपने उसमें स्टडी कर लिया था। आज जो हमें स्टडी करने हैं वो प्रेशर टेम्परेचर लॉ, एवोगैड्रो लॉ और द गैस इक्वेशन। तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ जो हम अभी स्टडी करेंगे उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे। अभी इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे। और जो गैस इक्वेशन हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद तो उसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो एक एक करके हम इनको अभी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ, और इसको अमोंटोन्स लॉ भी बोलते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप कोई गैस का यहाँ वॉल्यूम लेते हैं और ऊपर के उसके कोई प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इस केस में अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं जैसे पहले देखा था, तब तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो जाता था, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता था, इसका ये मतलब है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको पता है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का, तो आपको ऊपर से प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मींस कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, फोर्सली कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है जस्ट लाइक चार्ल्स लॉ ही है, बस उसमें जहाँ पे वॉल्यूम था यहाँ पर उसमें प्रेशर है और प्रेशर की जगह वॉल्यूम है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या है, द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री। मीन्स कि 0 डिग्री पर जितना प्रेशर होता है लगा हुआ, तो उसमें इतना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है जब आप क्या करते हैं, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इसका ये मतलब है कि अगर आपको देखना है कि प्रेशर जो है 0 डिग्री पर कितना था और आप 1 डिग्री सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने देते, तो प्रेशर जो है जितना था उसका 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाता है 1 डिग्री पर, और T डिग्री पर इतना इंक्रीज हो जाता है, T से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट चार्ल्स लॉ में यहाँ पर V0 लिखा हुआ था, यहाँ पर P0 है, और ये फाइनल जो है वो प्रेशर T डिग्री पर हो जाता है। और इसको आपने सिंप्लीफाई कैसे किया था आपको याद होगा कि इसमें से जो है पी नोट जो है वो कॉमन लेते थे 1 + T अपॉन ये 273, और फिर ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते थे 273 + T डिवाइडेड बाई 273। तो आपको पता है कि 273 + T जो है वो केल्विन वाला टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से PT जो है वो क्या बन जाता है, P0 केल्विन वाला टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273। तो ये भी वॉल्यूम फिक्स है, 273 भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि PT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी अगर आपको ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो नोट नहीं करना है तो, लेकिन पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये अमोंटोन्स लॉ या प्रेशर टेम्परेचर लॉ की, वो आप नोट कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसी से आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी बना सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं।
प्रेशर टेम्परेचर लॉ में आप नोट कर चुके हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मीन्स कि केल्विन वाला टेम्परेचर है। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि P अपॉन T जो है वो K हो जाएगा, K मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर किसी गैस का प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, तो उनकी रेशियो जो है वो कोई कांस्टेंट होगी। इसी तरह से अगर प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, तो वो भी कांस्टेंट ही होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ से आप मैथमेटिकल फार्मूला जो है बना सकते हैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है आपको ज़रूर लिखना है, जैसे आप पहले बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ में भी कि एक में प्रेशर कांस्टेंट था, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट था, वो भी आपको याद है। तो इस तरह से हालांकि इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस केस में ये एक्सप्रेशन नोट कर लेना है। आगे हम स्टडी करते हैं एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ की पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी की थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका ये मतलब आपको बताया गया था कि अगर वॉल्यूम इक्वल है, सपोज ये दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम एक A गैस है और एक B गैस है, और इनका वॉल्यूम इक्वल है और अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो उनकी कंडीशन सिमिलर है, एक जैसी हैं, तो दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर सपोज A के छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूल साइज छोटा है, जैसे आप A को H2 मान लेते हैं और B को आप मान लेते हैं CO2, तो इसमें CO2 के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर H2 के मॉलिक्यूल हैं। तो H2 मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत छोटा है इसके कंपैरेटिवली, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। ऐसा नहीं होगा कि छोटे मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा आ जाए और बड़े मॉलिक्यूल कम आए, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, और स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल उतने क्लोज नहीं होते। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल ही रहेंगे और वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। और आपको यहाँ पे ये भी नोट करना है कि अगर 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं तो 1 मोल गैस जो है वो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एट STP लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वो ये है, ये भी आपने सुन रखा होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है। तो ये इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के होंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, ये इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ गैस में होंगे। तो 1 मोल ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम वॉल्यूम। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो नेचुरली वॉल्यूम भी गैस का सेम होगा। तो अगर हम 1 मोल कंसीडर करते हैं तो नेचुरली 1 मोल दोनों गैसेस में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस सारी बात को आप सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि वॉल्यूम किसी गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये वाली बात आपको सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं कि वॉल्यूम गैस का वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, क्योंकि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं और अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल लेंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स वॉल्यूम होता है STP पर। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर होते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज किसी गैस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका डबल ले लेता हूँ, 12.044 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी गैस के वो कितने मोल होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स तो आपको पता है 1 मोल होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 2 मोल, क्योंकि ये इसका डबल है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर इतने ही आपको दिए गए हैं और इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट से आपको कुछ नोट करना है, वो क्या है कि वॉल्यूम गैस का किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के,
और नंबर ऑफ मोल्स भी किसके प्रोपोर्शनल हैं, यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से ये एवोगैड्रो लॉ को हमने जो यूज़ करना है वो इस टर्म में करना है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है और ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख के इससे ये डेरिवेशन हो सकता है। तो ये बिल्कुल ईजी है। आगे हम स्टडी करते हैं द गैस इक्वेशन। तो जो अभी आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक अमोंटोन्स लॉ है, उनको जब आपने स्टडी किया था, जो फर्स्ट 3 थे, तो उसमें वॉल्यूम जो है वो गैस का क्या हो जाता था, प्रेशर इंक्रीज़ करने से या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, या हम एक केस में वॉल्यूम भी हमने कांस्टेंट कर लिया था। तो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट जब हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में स्टडी किया था तो आपने नोटिस किया था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम होता था डिक्रीज, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम होता था इंक्रीज, प्रेशर कांस्टेंट रख के। तो प्रेशर और टेम्परेचर हमने एक एक करके स्टडी किए हैं कि इन दोनों को इंक्रीज करने से वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम दोनों को एक साथ चेंज कर दें तब वॉल्यूम क्या चेंज होगा। तो ये जो स्टडी किया जाता है बिना किसी को कांस्टेंट रखे, ये हम करते हैं गैस इक्वेशन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों चीज़ें हम चेंज करेंगे ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। तो गैस के वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसी को हम इस इक्वेशन में स्टडी करेंगे। तो दिस इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये इक्वेशन क्या है वो आपको जो गैस लॉज आपने अभी पढ़े हैं उन्हीं से ड्राइव कर पाएंगे। तो देखिए ये कैसे ड्राइव होंगी, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो है आपने पढ़ा है क्या कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब भी आप बॉयल्स लॉ की बात करें तो उसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो लिखना ही है। और चार्ल्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट क्या है, इस केस में प्रेशर है, वो भी आपको याद होगा। तो एवोगैड्रो लॉ जो आपने अभी भी स्टडी किया है उसमें सिंपलीफाई आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। वैसे वो पूरा डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो गैस के मॉलिक्यूल जितने भी हों तो उसको आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे तो डिपेंड करता ही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो है एक्सप्रेशन आपको यूज़ करना है। तो अभी हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करके देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें प्रेशर तो नीचे की तरफ है और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये ऊपर की तरफ हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इन तीनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी जगह पे क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लगा देंगे। तो कांस्टेंट के ना लगा के इस बार हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। आर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये एन टी अपॉन पी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये है गैस इक्वेशन, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, ये भी आपने नोट कर लिया है। और आर को क्या बोलते हैं ये हम आगे देखते हैं। अभी आपने देखा था कि वेरियस गैस लॉज को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन या सिंपली गैस इक्वेशन बोलते हैं। और वो इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन यहाँ नंबर ऑफ मोल है और आर के बारे में आपको नोट करना है कि आर जो है वो एक गैस एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर गैस के लिए आर की वैल्यू सेम ही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो n आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है। तो आपको नोट करना है कि फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, तो अगर गैस 1 मोल ले लें तो n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके बना देंगे पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि पी वी अपॉन टी जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मीन्स कि कोई
कांस्टेंट होगा। तो अगर हम गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह चेंज करते हैं, सपोज गैस का प्रेशर जो है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो इनका जो रेशो है P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई T1, तो ये एक कांस्टेंट होगी। और अगर आप प्रेशर फिर चेंज कर देते हैं, P2 कर देते हैं, तो वॉल्यूम सपोज V2 हो जाता है और टेम्परेचर सपोज आपने T2 किया है, तो इनका जो ये रेशो है प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट को टेम्परेचर से डिवाइड करके, तो ये दोबारा से फिर वही कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट क्योंकि सेम ही होंगे, तो इस तरह से ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो आपको ये लर्न कर लेना है P1 V1 अपॉन T1 इजकल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। और जो आपने पहले जो एक्सप्रेशन पढ़े हैं, देखिए पहले आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था इस तरह से P1 V1 इजकल टू P2 V2, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था जो पहले स्टडी किया था। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला यहाँ पर ये बन जाता है। एक एक्सप्रेशन आपने ये पढ़ा था V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर ये फार्मूला यहीं बन जाता है। इस तरह से एक तीसरा फार्मूला भी था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। इस तरह से वो जो एक्सप्रेशन जो भी आपने पढ़े हैं सब इसी में से निकल जाते हैं, जो प्रेशर टेम्परेचर लॉ में पढ़ा था वो भी। तो इस टाइप से ये फार्मूला जो है आपको ज़रूर लर्न कर लेना है और इसको हम न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं अनदर डेरिवेशन ऑफ गैस इक्वेशन। तो ये जो फार्मूला आपने P1 V1 अपॉन T1 इजकल टू P2 V2 अपॉन T2 अभी ड्राइव किया था, तो इसका एक दूसरा डेरिवेशन भी है जो हम बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ से कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए, अगर हम बॉयज़ लॉ अप्लाई करते हैं, बॉयज़ लॉ में क्या कांस्टेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सपोज़ हम प्रेशर जो है P1 लेते हैं पहले और वॉल्यूम जो है वो V1 लेते हैं, और प्रेशर जो है वो चेंज होकर सपोज़ P2 हो जाता है और वॉल्यूम V1 से सपोज V होता है, V2 नहीं होता, वो अगली बार कर लेंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से P1 V1 इजकल टू P2 V जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप V की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए, P1 V1 अपॉन P2। तो ये इस टाइप से है, यहाँ पर आप V जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं। चार्ल्स लॉ में आपको पता है कि क्या कांस्टेंट है। बॉयज़ लॉ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट लेंगे, तो प्रेशर P2 से P2 ही रहने देंगे, ये कांस्टेंट है सपोज अब हो चुका है। और वॉल्यूम जो है अब की बार सपोज V से V2 होता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या कंडीशन बनती है। तो चार्ल्स लॉ में आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो है V था पहले और टेम्परेचर जो था वो क्या था T1, और वॉल्यूम जो है अब हो जाता है V2 और टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाता है। पहले हमने टेम्परेचर जो है वो यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ से आप क्या करें कि V2 फाइंड आउट करके देखें। तो V2 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा V और यहाँ पर क्या आएगा T2 अपॉन T1। तो इसको दोबारा से चेक कर लेंगे। V2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो T2 ऊपर और T1 नीचे और ये V यहाँ पर। तो ये वाली V की वैल्यू जो है आपको यहाँ पुट कर देनी है और देखना है कि क्या एक्सप्रेशन आता है। तो ये V जो है यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो है P1 V1 अपॉन क्या है P2, ये V जो V की जगह पे ये लिखा है, और T2 अपॉन T1 तो है ही पहले से। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया। तो अब देखिए कि ये बनता क्या है, P2 इधर कर देते हैं और यहाँ पर क्या आएगा T2 नीचे। तो इसको अगर आप सिंपलीफाई करें तो P2 V2 अपॉन T2, P2 इधर और V2 है ही और T2 नीचे। तो यहाँ बचता क्या है, तो ये बचता है P1 V1 अपॉन क्या बचता है T1। तो यही तो वो फार्मूला था जो आपने ड्राइव करना था। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, P1 ये वाली चीज़ इधर और वो वाला इधर, P1 अपॉन T1 इजकल टू P2 V2 अपॉन T2। इस तरह से इस फार्मूले को आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर आप बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे, दूसरे नंबर पर चार्ल्स लॉ। पहले वॉल्यूम जो है V1 से V लेंगे, अगली बार वो V1 से V2 चेंज कर देंगे। और आपको याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था और इसमें प्रेशर कांस्टेंट। तो ये फार्मूला आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं
गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो गैस इक्वेशन जो PV इक्वल टू nRT आपने अभी स्टडी किया है, तो उसको डेंसिटी की टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये समझना है। तो अभी हम गैस इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेते हैं, PV इक्वल टू nRT, जो आपने पहले ड्राइव कर ली है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर n क्या है। n जो होता है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी गैस के। तो वो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है, तो वो होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये फार्मूला जो है वो किस टाइप से बना है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, गिवन मास सपोज m है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो सपोज कैपिटल M है। तो इससे ये बना कैसे है वो मैं आपको किसी एग्जांपल से बता देता हूँ। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है ये, तो इसमें मैं CO2 गैस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 44 होता है। अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ग्राम जो होता है वो 1 मोल ही होता है। तो ऐसा आपने मोल कंसेप्ट में स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो अगर 44 ग्राम इस पर्टिकुलर गैस का 1 मोल है तो 88 ग्राम कितना होगा, तो वो आप समझ गए होंगे कि वो 2 मोल ही होगा। तो वो 2 कहाँ से आया है, इस फार्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स 2 कैसे आए हैं, गिवन मास इन ग्राम तो 88 ग्राम आपको दे रखा था और मॉलिक्यूलर मास था 44, तो 88 को 44 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। तो इट मीन्स कि ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल जो है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन कैपिटल M और RT। तो ये फार्मूला आपकी समझ में आ गया। तो यहाँ पे M ये वाला जो है ये थोड़ा सा हम इधर कर देंगे, वॉल्यूम इधर ले आएंगे। तो M अपॉन V RT अपॉन M, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो क्या होता है, डेंसिटी होता है। और डेंसिटी को हम यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, D से भी आप कर सकते हैं। तो ये रो आपको इस टाइप से लिखना है कि ये P जैसा ना लगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर RT अपॉन M हो गया। तो ये एक फार्मूला है डेंसिटी का, और इससे आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी में रिलेशन जो है वो क्या रहेगा, RT अपॉन ये P नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है ये आपको नोट कर लेना है कि डेंसिटी अगर दी है तो मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी।